नहीं तेरा नशे मन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज हम बच्चे की नशोनुमा और फ़न तदरीस का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का, जो है कोलबर्ग का इखलाकी नशोनुमा का नजरिया, कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो लॉरेंस कोलबर्ग था उनका पूरा नाम, और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी ये जो थियरी है, ये इंस्पायर है पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। तो जीन पियाजे ने जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी थी, वकूफी नशोनुमा की का नजरिया पेश किया था, तो उन्होंने जिस तरह से अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग स्टेज में बांटा था, इसी तरह इन्होंने भी जो मॉरल डेवलपमेंट है, इसे 3 लेवल में और 6 स्टेजेस में बांटा है। मोरालिटी, ये वर्ड जो मोरालिटी है, ये एक लातीनी लफ्ज है, मोरस। तो इसका मीनिंग होता है अच्छाई से ताल्लुक रखने वाला, इसी से मॉरल वर्ड आया है। इन्होंने बताया कि हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी, मॉरल रीजनिंग। इसका मतलब कि बच्चों में जो मोरालिटी है या इखलाकी नशोनुमा है, और जो रीजनिंग वो सीखते हैं, मॉरल मॉरल रीजनिंग सीखते हैं, वो कैसे आती है। देखिए, बच्चे जो भी डिसीजन लेते हैं, इखलाकी डिसीजन लेते हैं, तो उनके पीछे उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है, और उसको वो समझा सकते हैं कि मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया, वो सोच सकते हैं। तो वो डेवलप कैसे होती है बच्चों में। हाउ चिल्ड्रन टेक डिसीजन मॉरल इन मॉरल डायलेमा। मतलब मॉरल डायलेमा का मतलब, उनके सामने 2 ऑप्शंस होंगे, वो 2 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन चुनेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, वो किस तरह डिसाइड करते हैं, वो कैसा फैसला लेते हैं। तो उसी को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये जो कोलबर्ग थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, इसके लिए इन्होंने एक फेक स्टोरी बनाई, एक कहानी बनाई, एक अफ़साना कह सकते हैं हम उसे, जो कि झूठा था, मनगढ़ंत था। तो इसी को हम कहते हैं हाइंस डायलेमा। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल से लेके 16 साल की उम्र के कुछ बच्चों को, लड़कों को, याद रखिए मैं इस वर्ड पे क्यों इतना स्ट्रेस कर रही हूँ, बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे। 10 से 16 साल के लड़कों को जमा किया और उनके सामने एक स्टोरी को पेश किया, और उसके ऊपर उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा। तो पहले हम ये हाइंस डायलेमा क्या है, ये स्टोरी को समझेंगे। तो हाइंस जो है, वो एक मिडिल क्लास आदमी था, लोअर मिडिल क्लास। उसकी वाइफ जो है, उसकी बीवी बहुत बीमार थी, और उससे ठीक होने के लिए एक बहुत ही रेयर मेडिसिन, एक बहुत ही कामयाब दवा की ज़रूरत थी, नायाब दवा की ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ़ एक ही केमिस्ट की दुकान पे अवेलेबल थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर उसकी बीवी को ये दवा नहीं दी गई, तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो हाइंज़ जो है वो केमिस्ट की शॉप में गया, और केमिस्ट की शॉप में जाने के बाद उससे कहा कि मुझे ये दवाई चाहिए। तो उस केमिस्ट ने क्या किया कि उसकी जो दवाई की जो ओरिजिनल एमआरपी थी, जो कीमत थी, उससे 10 गुना ज़्यादा उससे प्राइस माँगा। क्यों माँगा? वो कह रहा था कि ये दवा कहीं भी मिल रही नहीं थी। मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत खर्चा करके ये दवा को हासिल किया है, तो मुझे भी तो फ़ायदा होना चाहिए। उसके पास उतना पैसा नहीं था। उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, वो उसके सामने भीख माँगा कि मुझे ये दवा दे दो, उधार माँगा कि मैं बाद में दे दूँगा, आप थोड़े पैसे ले लो, बाद में थोड़े पैसे ले लो। लेकिन वो केमिस्ट बिल्कुल भी नहीं माना। तो उसने क्या किया, वो डायलेमा में था कि अब मैं क्या करूँ? तो उसने क्या किया, रात के वक़्त, जब केमिस्ट की दुकान में रात के वक़्त चोरी की और वो दवा ले जाकर उसकी बीवी को दिया, और उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये हाइंस डायलेमा की स्टोरी है। और उसके बाद कोलबर्ग ने इन बच्चों से पूछा कि जो उसने किया वो सही था या गलत था, वाज इट राइट और रॉन्ग। तो अलग अलग उम्र के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। इसके बेस पर इन्होंने ये जो मॉरल डेवलपमेंट है, इसे अलग अलग लेवल्स में और अलग अलग स्टेजेस में बांटा है।
इसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कोलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के जो डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स हैं। तो कोलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल या कब्ल रस्मी मरहला। इसमें 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र के बच्चे आते हैं। उसके बाद है कन्वेंशनल लेवल या रस्मी मरहला। इसमें 11 साल से 13 साल की उम्र के बच्चे आते हैं। उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या बईद रस्मी मरहला। इसमें 14 साल से ज्यादा के बच्चे आते हैं, अबाउट 14, और वी कैन से अबाउट 13 ऑल्सो। तो हम देखेंगे जो पहला मरहला है उसमें 2 स्टेजेस है। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी फर्माबरदारी और सजा से बचने के लिए। दूसरा है गेटिंग रिवॉर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कुछ इनाम हासिल करने के लिए या इसमें कुछ जाती फायदा हो, तो वो वैसी मोरालिटी आती है। उसके बाद है थर्ड गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसका मतलब कि बच्चा इसलिए अच्छे काम करता है, रूल फॉलो करता है ताकि सब उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहे। और उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। इसका मतलब होता है कि बच्चे जो भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी कानून है उसे फॉलो करना ही होगा हमें, भले कैसे भी हालात हो। तो उसको कहते हैं फोर्थ स्टेज लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी स्टेज। उसके बाद आता है थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बईद रस्मी मरहला। उसमें फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट्स। और लास्ट सिक्स्थ स्टेज है सेल्फ प्रिंसिपल। तो ये जो सिक्स्थ स्टेज है, ये सिक्स्थ स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। हम अब डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल में जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो भी काम करता है इसलिए करता है कि उसे सजा ना मिले, और वो सजा से बचने के लिए फर्माबरदारी करता है। तो आपने देखा होगा 4 से 10 साल के बीच के बच्चे होमवर्क करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उनको स्कूल में डाँट ना पड़े, मार ना पड़े। और अगर वो कोई बच्चे से अगर पूछेंगे कि तुम ये पेंसिल चुरा लो, तो बोलेगा नहीं, नहीं, मुझे अगर पेंसिल चुरा लूँगा तो फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मतलब उनकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं है यहाँ पर। उनको इम्पोज़्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मोरालिटी उनके ऊपर इम्पोज़ की गई है। उनको मोरालिटी का मतलब मालूम नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि उनको सज़ा ना मिले, उनको फर्माबरदारी करनी है। उसके बाद है गेटिंग रिवॉर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये जो गेटिंग रिवॉर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट है, तो बच्चों को अगर हम कुछ रिवॉर्ड दें या इनाम दें, तो वो इनाम की लालच में अच्छे काम करेंगे, मोरालिटी दिखाएँगे। या फिर टिट फॉर टैट स्टेज इसलिए कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तो वो जो भी काम करते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं। उसमें उनको कुछ फ़ायदा मिले, तभी वो करेंगे। तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, अगर तुम अपनी चॉकलेट मुझसे शेयर करोगे, तो मैं अपने कुरकुरे तुम्हें आधे दूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका बदला हमें बराबर से मिलना चाहिए। उसके बाद आता है कन्वेंशनल लेवल में तीसरा जो स्टेज है, ये जो है सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको ये मोरालिटी समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो तीसरा स्टेज देखिए गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ताकि टीचर सब कहें कि होमवर्क इसलिए करेंगे क्योंकि टीचर कहे सबके सामने कि हाँ ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, और सबसे अच्छे तरीके से बात करेंगे मेहमानों से, ताकि लोगों से अच्छे ताल्लुकात हों, उनके अम्मी, उनके अब्बा उनको अच्छे बच्चे कहें, ये उनका इंटेंशन होता है। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी में क्या होता है कि ये जो भी सोसाइटी के लॉ है एंड ऑर्डर है, तो वो इनको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो जैसे कि ये कहेंगे कि हाइन्स को चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने कानून के खिलाफ है चोरी करना, समझे? तो यहाँ पर होता है वो अ, मतलब इस उम्र के बच्चे कहेंगे कि नहीं उसे चोरी नहीं करना चाहिए था, भले उसकी बीवी मर जाए, लेकिन उसको लॉ नहीं तोड़ना चाहिए था। उसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या फिर वहीद रस्मी मरहला। तो इन इसमें जो सेल्फ मोरालिटी आ जाती है, खुद की मोरालिटी, उनको मोरालिटी खुद की होती है उनकी। तो जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडिविजुअल राइट्स।
तो उनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो फ़ॉलो करने हैं, लेकिन कभी-कभी एक इंसान की जो इंडिविजुअल राइट है, वो लॉ एंड ऑर्डर से भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि इनको पता है कि ये नॉर्मली जो ट्रैफिक सिग्नल है, उसे नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर इनके पीछे कोई एम्बुलेंस खड़ी है, तो उसको रास्ता देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ेंगे और उसको सही मानेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में एक जान से बढ़कर नहीं है। तो इस उम्र के लोगों को इस मोरालिटी के स्टेज पर पहुँचने वालों को अगर हम पूछेंगे हाइंस के बारे में तो वो क्या बोलेगा कि हाँ, उसकी बीवी की ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं है। तो अगर वो चोरी करता तो ठीक है, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ उसकी मजबूरी थी। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये जो सेल्फ प्रिंसिपल है, यहाँ पर बहुत ही कम लोग इस मोरालिटी लेवल तक पहुँचते हैं। जैसे कि ये खुद के प्रिंसिपल्स बनाते हैं, खुद के उसूल बनाते हैं। जैसे कि हम गांधी जी को ले सकते हैं यहाँ पर, नेल्सन मंडेला को ले सकते हैं। उन्होंने सोसाइटी के खिलाफ जाकर और मतलब अपना खुद के उसूल बनाए। जैसे कि गांधी जी ने भले कितने भी तुम हम पर ज़ुल्म करो, लेकिन हम वापस तुमको नहीं मारेंगे। हम एक गाल पर अगर चाँटा मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे। तो खुद के प्रिंसिपल बनाते हैं। और जैसे नेल्सन मंडेला ने जो ज़ुल्म हो रहे थे उन लोगों के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर से ही मुकाबला किया और इंसानी हुकूक के लिए अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाए। तो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ओबीडियंस की स्टेज कहाँ होती है, अवॉइडिंग पनिशमेंट स्टेज कहाँ होती है, तो वो होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज। उसके बाद होता है कि टिट फॉर टैट स्टेज कहाँ होती है, टिट फॉर टैट स्टेज जैसे को तैसा स्टेज कौन सी है, तो वो होती है सेकेंड स्टेज। उसके बाद गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज कहाँ होती है, तो वो है थर्ड स्टेज। तो ये 3 जो है बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आने के चांस होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। कोलबर्ग की जो ये थियरी थी मॉरल डेवलपमेंट की, उससे कई लोग इत्तेफ़ाक नहीं रखते थे। तो कुछ लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ भी किया। तो अब हम देखेंगे कि क्या तनकीद थी और क्या क्रिटिसिज़्म था। उसका फर्स्ट था है जेंडर बायस्ड। इसका मतलब होता है सनफ़ी ताज्जुब या फिर हम कह सकते हैं जिनसी ताज्जुब। ये इसलिए ये जो इनकी एक स्टूडेंट थी कैरोल गिलियन, इन्होंने इस बात को सामने रखा, जो खुद एक कोलबर्ग की एक स्टूडेंट थी। इन्होंने एक खातून थी है और इन्होंने इस बात को रखा कि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में जो एक औरत का पर्सपेक्टिव या एक औरत का जो नज़रिया होता है, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। इग्नोर्स फीमेल पर्सपेक्टिव क्योंकि अ, जैसे कि एक साइकोलॉजिकली एक थॉट है कि जो विमेन जो होती है, जो औरतें होती है, उन वो लोग मॉरल जजमेंट में मर्दों से हाई होती हैं, हायर स्कोर होता है उनका। विमेन ऑन एन एवरेज हैव हायर मॉरल डेवलपमेंट स्कोर देन मेन। तो जैसे हम कहते हैं कि जो एक औरत होती है वो दिल से सोचती है, दिल से फैसला लेती है और एक आदमी होता है वो दिमाग से फैसला लेता है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर उन्होंने जो बच्चों को जमा करके जो उन्होंने अपना हाइंस का किस्सा सुनाया था, उसमें पूरे के पूरे लड़के थे, कोई भी लड़की नहीं थी। तो इसीलिए इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने जेंडर बायस किया। उसके बाद आता है एज बायस्ड यानी कि उम्र के हिसाब से ताज्जुब करना। इन्होंने सिर्फ 10 से 16 साल के की उम्र के लड़कों से नज़रिए के बेस पर अपनी थ्योरी को रखा। लेकिन इसमें कोई भी एक एडल्ट आदमी, कोई बालिग आदमी नहीं था, बालिग औरत नहीं थी, कोई मैरिड पर्सन नहीं था, शादीशुदा नहीं थे। तो उनको जो मियाँ-बीवी के बीच में जो मोहब्बत, जो शफ़क़त होती है उसके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तो ऐसे बच्चों से ऐसे सवाल पूछना जायज़ नहीं है। ऐसा कुछ लोगों ने तनकीद की। उसके बाद है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी इनकी इन्होंने ये जो हाइंस की स्टोरी सुनाई, ये पूरी की पूरी एक झूठा फसाना था। कोई उसमें रियलिटी नहीं थी और कुछ लोगों ने तनकीद की कि मॉरल जजमेंट जो है वो मॉरल बिहेवियर से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ देखिए, मॉरल जजमेंट अब जैसे अगर मैं मुझसे कोई पूछेगा कि अगर कोई बच्चा तुम्हारे सामने चीटिंग कर रहा है या कोई
चोरी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो तुम उसको क्या करोगे? तो शायद मैं बोल दूँ कि मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूँगी या उसको 3 साल के लिए डीबार कर दूँगी या उसको प्रिंसिपल के पास लेकर जाऊँगी, बोल सकती हूँ। वो मेरा मॉरल जजमेंट होगा। लेकिन अगर सपोज़ मेरे सामने सच में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है, कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया मेरे सामने, तो हो सकता है कि मैं उसको सिर्फ़ एक बार धमकी देकर उसके सामने उसके पास जो भी चिट्स है वो लेकर फेंक दूँ और उसे फिर से वापस एक मौका दूँ। तो मेरा मॉरल जजमेंट मॉरल बिहेवियर से डिफरेंट हो सकता है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके, फसाने क्रिएट करके, फिर उसके ऊपर किसी को जज करना, ये ठीक नहीं है। ऐसा तनकीद की गई। उसके बाद है लास्ट वन, कल्चरल बायस्ड। ये जो कहानी है एक वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर यही कहानी हम एशियंस जो होते हैं या फिर आप चाइना के कल्चर में उस कहानी के बेस पर अगर क्वेश्चंस पूछे जाते, तो शायद उनका जवाब अलग होता। इंडिया में अगर सेम क्वेश्चंस पूछे जाते, शायद उनका जवाब अलग होता। तो ऐसा कहा गया कि ये कल्चरल बायस्ड है, यानी किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को बेस करके वहीं के लोगों से सवाल पूछकर ये पूरी की पूरी थियरी तख्लीक की गई। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी टेट की या डीएससी की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।